हाय, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम लोग 11th का एक नया चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसको पीरियोडिक टेबल आप लोग कहा करते थे, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 9th क्लास में आप पीरियोडिक टेबल करके एक चैप्टर पढ़े हैं, बताया जा रहा है। तो इसकी अहमियत आप समझ सकते हैं कि ये एक चैप्टर कितना अपना रोल प्ले करता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में और पढ़ने में। तो चलिए हम लोग आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे एक शब्द है यहाँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक, जैसे आप स्कूल में पढ़े हैं, हर 35 मिनट के बाद टन से 1 घंटे लगता है, एक पीरियड लग जाता है। नहीं सर, आप सिनेमा हॉल में लॉकडाउन में देखे होंगे तो बंद था, तो निश्चित रूप से तो आप लोग मोबाइल पर देखे होंगे। तो आप क्या देखते हैं, इंटरवल का टाइम होता है, इतने समय लगता है, इतने। तो एक पीरियड का मतलब पीरियोडिक, देख रहे हैं, एक यानी वैसा क्लासिफिकेशन जो पीरियोडिक है, एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करता है। तो चलिए, हमारा चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी दैट क्लासिफिकेशन एलिमेंट व्हिच बेस्ड ऑन पीरियड, यानी रिपीटेशन इन प्रॉपर्टीज। तो ये यहाँ तक पहुँचने में हम लोग को समय लगा। तो इसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द हिस्टोरिकल, व्हाट इज द अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी ये पीरियोडिक को हटा दीजिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया इन क्लासिफिकेशन में, एंड देन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हुआ। जैसे आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें आप पढ़ें कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने दिया था, सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने किया था एलिमेंट का, तो आपको बताया गया है, या आप 9th क्लास में पढ़ गए, लवाजियर क्लासिफिकेशन। लवाजियर साइड ने सबसे पहले में, अच्छा, दूसरा डोवेरेनियर्स ट्रैप्स। देखिए सर, ये है मेरा अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। आप पढ़ चुके हैं सर, हम अपना समय इसमें ज़्यादा आपको नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है, थोड़ा बोल रहे हैं। यानी इन सारे के क्लासिफिकेशन को आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं बोलते, सिंपली क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इन लोगों ने एलिमेंट को क्लासिफाई करना शुरू किया था, और हमको पढ़ना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है सर। तो सवाल ये उठता है कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है सर। नहीं, आखिर इन्होंने ये जो डोवेरेनियर्स है, लवाजियर है, न्यूलैंड सर, में आखिर किसी एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है सर, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, देन थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे। देन हम लोग असल जो हमारा जगह है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उस पर हम लोग, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात जब आप करते हैं सर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो इसमें आपका 2 आता है। कौन? एक मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, और दूसरा मॉडर्न नहीं के लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो मेनली हमको ये पढ़ना है, उसमें भी ये पढ़ना है, ये और ये सब आप पढ़ चुके हैं, यहाँ तक ये आप पढ़ चुके हैं सर, ठीक है सर। तो चलिए पहले हम एक आपसे इस सब के बारे में थोड़ा डिस्कस करने से पहले बताते हैं कि आप क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। बहुत ज़रूरी है सर। जैसे आप क्लास में 50 बच्चे हैं, पर्सनली सबके बारे में टीचर को जानकारी रखना नहीं। यदि प्रिंसिपल साहब पूछे कि सुनिए, एक क्लास टीचर साहब, आपके क्लास में जो बच्चे हैं उसको 5 कैटेगरी में बांट दीजिए। एक बहुत टैलेंटेड, बहुत तेज़ लड़का, एक मीडियोकर बच्चा, एक
थोड़ा सा कमज़ोर बच्चा, एक डल बच्चा, 4 कैटेगरी में बांट दीजिए। और उसने कहा कि बहुत टैलेंटेड में किसको रखिएगा, इतना % नंबर आएगा, ऐसा कैरेक्टर होगा, ऐसा कैरेक्टर होगा, ऐसा कैरेक्टर होगा। इस मीडियोकर वाले में किसको रखिएगा, नीचे वाले में किसको रखिएगा, इन 4 कैटेगरी में किसको किसको रखिएगा, सबका कैरेक्टर बना दिया। तो 50 यदि बच्चे हैं, 50 को पर्सनली टीचर को क्या होता, तुम क्या है, ऐसा चाहिए, सब गुण है, ये है तो तुम टैलेंटेड हो, तुम ऐसे है तो मीडियोकर है, तुम ऐसे करके रखने में वेरी डिफिकल्ट। और उसने क्या किया, टीचर ने क्या किया, 50 को 4 कॉलम बनाया और सब में रख दिया। तो यदि प्रिंसिपल ने पूछा कि टीचर साहब बताइए कि रमेश किस कॉलम का है, तो उसका कहना कि वही सर जो जिसमें सुरेश है। और सुरेश किस में है, तो बहुत टैलेंटेड में। ओ अच्छा, इसका मतलब है आराम से रमेश और सुरेश का कैरेक्टर प्रिंसिपल साहब जान लिए कि अच्छा वो बात है। फिर से सुनीता किस कॉलम में, तो वही जिसमें अनीता है। तो किस में, मीडियोकर में। तो आराम से। तो क्लासिफिकेशन क्या होता था, क्या होता था नहीं, क्या होता है या होता रहेगा, कि क्लासिफिकेशन किसी भी स्टडी को क्या कर देता है, इजी और कन्वेंशनल कर देता है। नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट help us to learn and understand the properties of element easily and conventionally। यदि आप किसी को भी एक टेबुलर फॉर्म बना करके करते हैं, टेबुलर फॉर्म तो आगे की बात हो गई, क्लासिफाइड करके आप स्टडी करते हैं, तो निश्चित रूप से उस एलिमेंट का स्टडी इजी हो जाता है, कन्वेंशनल हो जाता है। और आप आसानी से यदि किसी कॉलम के एक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज आप जान लेते हैं, तो उस कॉलम के दूसरे एलिमेंट का प्रॉपर्टीज का आप प्रेडिक्शन बड़ी इजीली और आराम से कर लेते हैं। दैट्स वाई क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर नहीं इन केमिस्ट्री। तो देखिए सर, तो इस एसेंशियल क्लासिफिकेशन के इम्पोर्टेंस को समझते हुए लोगों ने अपना अपना हाथ साफ किया, अपना अपना आइडिया दिया। नहीं, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन का है लावजियर साहब ने। अब इनका कोई 1721 किया है, इसके आसपास इन्होंने अपना दिया था। उन्हें क्या कि राइट नाउ जिस समय जो एलिमेंट डिस्कवर था, उस समय जितना भी एलिमेंट डिस्कवर था उसने 2 भागों में डिवाइड किया, मेटल और नॉन मेटल। नहीं, उसने कहा कि ये कैरेक्टर होगा मेटल का, ऐसे ऐसे कैरेक्टर होगा तो उसको मेटल बोलेंगे, ऐसे कहेंगे तो नॉन मेटल होगा। तो ये था। फिर डोवेरेनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स, ये आप पढ़े होंगे। डोवेरेनियर्स साहब ने क्या किया इन 1817 में, ये 1865 में, ये 1869 में। देखिए सर, 1817 में डोवेरेनियर्स ने क्या किया, उन्होंने उस समय जो एलिमेंट था डिस्कवर, उसको 3 के समूह में ट्राइड फॉर्म में बनाए। ही अरेंज द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ए फॉर्म ऑफ ट्राइड्स। उन्होंने 3 एलिमेंट्स को, किसको, सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट को सजाया। ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ए फॉर्म ऑफ ट्राइड्स and he further suggested that the atomic weight of the middle element is the arithmetic mean of other 2 element। यानी बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट दोनों काट वाले, दोनों जो साइड वाले एलिमेंट है उसके एवरी लेना चाहता है। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक था, उस समय जितना भी एलिमेंट डिस्कवर था उस सभी को उन्होंने ट्राइड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो चाहिए हो गया। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। न्यूलैंड साहब ने क्या कहा, if the elements are arranged in increasing order of their atomic weight, if the element are arranged in increasing order of atomic weight, then the properties of the first element is similar to that of the eighth elements। यानी if elements को हम लोग सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में सजाए, तो जो पहला एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट के बराबर हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि क्या किया उन्होंने, कि न्यूलैंड्स ने कहा इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन। और इसके लिए उन्होंने म्यूजिक का जो वॉवेल है, सारे गा मा पा दा निशा, उसने क्या कहा कि सारे गा मा पा दा निशा, सा कब आया, इस तरह लिथियम से यदि आप शुरू कीजिएगा, हाँ, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, लिथियम जैसा हो गया। तो इस ढंग से उन्होंने अरेंज किया था। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक ये था कि ये जो नियम है आपका कैल्शियम तक ही चलेगा,
हाँ, यदि पहला एलिमेंट्स आप शुरू करते हैं तो कैल्शियम तक ही ये आपका ऑक्टेव लॉ फॉलो होगा, ना ही ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अप्लीकेबल होता है, न ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ये सब अप्लीकेबल नहीं होते। यानी इनका जो क्लासिफिकेशन, ये जो रूल था, एक सीमित दायरे में ही फॉलो हो पाता था। उस समय जितना एलिमेंट था उस पर भी ये नियम अप्लीकेबल नहीं था, तो इसको भी हटा दिया गया। देन आया लोथर-मेयर कर्व। इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास के बीच में कर्व बनाया, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में एक कर्व बनाया। और उसने कहा कि एलिमेंट which occupy in similar position is curve have identical properties। यानी जब हम एटॉमिक वेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ खींचा गया, तो उन्होंने कहा क्या, द एलिमेंट which occupy in similar position in the curve have the same properties। एलिमेंट which occupy the same position in the curve have similar properties। और इसके एग्जाम्पल में उन्होंने ये बोला कि जैसे द एलिमेंट which occupy टॉप ऑफ द पोजीशन, इन अल्कली एलिमेंट टॉप पोजीशन पर ऑक्यूपाई करता है, एक प्रॉपर्टीज है। और द लेस एक्टिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक अल्कलाइन अर्थ मतलब बेरिलियम, कैल्शियम, ये सब ऑक्यूपाई इन द डिसेंडिंग साइड ऑफ द कर्व। यानी कर्व के ये जो नीचे की ओर है, तो दैट्स वाई दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इट ऑक्यूपाई एट द ascending position ऑफ द कर्व, है ना, ascending साइड ऑफ द कर्व। यानी कर्व के वो जो एसेंड बढ़ते हुए वाला जो कर्व है उस पर है। एंड मेटलॉइड एज वेल एज ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्यूपाई एट द बॉटम ऑफ द कर्व, एंड दैट्स व्हाई दे हैव द सेम प्रॉपर्टी। तो ये क्लासिफिकेशन था जिसमें सो मेनी ड्रॉबैक था, और ये आप 9th क्लास में बहुत बेहतर से पढ़ चुके हैं और जानते हैं। तो इस जगह ये मेरा पर्पस थोड़ा सा आपको ऐसे ही बात करने का था, समझाने का नहीं है कि पीरियोडिक का क्या मतलब है। वैसे ही जैसे आप 35 या 40 मिनट में आपकी क्लास में एक पीरियड लगता था और टीचर बदल जाता था, हाँ, मैथ्स वाले पढ़ा के चले जाते थे तो SST वाले चले आते थे। देन ऐसे ही तो पीरियोडिक का मतलब है रिपीटेशन। नहीं, आपको पता है कि कितने दिन में सन के चारों अर्थ चक्कर लगा देता है? नहीं, कितने घंटे में अपने एक्सिस पर अर्थ रोटेट कर जाता। तो पीरियड है ना, पीरियड यानी एक निश्चित समय के बाद उसका क्या होगा, रिपीटेशन। तो इसमें आपका 2 पढ़ना है, कौन, मेंडलीफ क्लासिफिकेशन। तो सवाल ये है सर कि पीरियोडिक शब्द का मतलब ये है कि हम लोग एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करेंगे। क्लासिफिकेशन अर्ली अटेम्प्ट मतलब ही आप देखे थे, लेकिन वो सिंपल क्लासिफिकेशन था। ये दोनों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब है इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे, किसी एलिमेंट को आप ऐसे अरेंज कीजिए कि द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीटेड आफ्टर द सर्टेन रेगुलर इंटरवल। एलिमेंट्स को आप ऐसे सजाइए कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक ही कॉलम में आ जाए, तो इस टाइप के क्लासिफिकेशन को आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है सर, यानी द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन सच ए वे द एलिमेंट्स हैव द सेम प्रॉपर्टीज placed in the same group, that is called periodic table या periodic classification। यानी टेबुलर फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, that is called periodic classification। तो निश्चित रूप से मेंडलीफ क्लासिफिकेशन भी periodic क्लासिफिकेशन ही है। ये मेंडलीफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहता है कि लॉ, ये मेंडलीफ लॉ क्या है, मेंडलीफ्स पीरियोडिक लॉ।
physical and chemical properties of elements is periodic function of their atomic weight. The physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic weight. तो what is the meaning of periodic function? तो मेंडलीव periodic function का मतलब क्या है सर? मेंडलीव्स periodic function का मतलब है कि if the elements are arranged in increasing order of their atomic weight, if elements are arranged increasing order of their atomic weight, then the element with similar properties repeated after certain regular interval. यदि हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट की इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करें तो एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक ही बक्सा में एक ही कॉलम में चला आए तो इसको उन्होंने पीरियोडिक फंक्शन बोला था. पीरियोडिक फंक्शन में क्या कहता है? यानी हियर इज द टू बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. पहला क्या था कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट में सजाना है और ऐसे सजा देना है. सीधे ऐसे नहीं है कि बस सजा देना है एटॉमिक वेट को कम वाले को पहले ज़्यादा वाले को ऐसे करके सजा के नहीं. इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से आपको सजाना था. आपको नहीं सजाना था. मेंडलीव ने इस तरह से सजाया कि एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज एक ही कॉलम में आ जाए. तो हियर इज अ टू बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडलीव. वन इज मस्ट obey the increasing order of atomic weight. A second round, the element with the same properties must be placed into the same बक्सा, same group, same column. दो तरीके से आपको एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी सजाना है और इस तरह से सजाना है कि सेम प्रॉपर्टीज वाली एक ही ग्रुप में चलाए, एक ही कॉलम में चलाए. तो ये उनका क्लासिफिकेशन का बेसिस था और उसी को उन्होंने क्या कहा था? पीरियोडिक फंक्शन कहा था. वैसे आपसे कोई पूछे कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, क्योंकि मेंडलीव साहब ने जो अरेंज किया उसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं. एंड देन आगे भी अभी जो लॉन्ग फॉर्म जो आप पढ़े हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं उसको भी पीरियोडिक टेबल का मतलब है. तो आपसे कोई पीरियोडिक टेबल का बात कहे आप कहिएगा द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन सच ए वे the element with similar properties must placed together in tabular form is called पीरियोडिक टेबल. बात वही है सर. पीरियोडिक टेबल क्या है? एलिमेंट को आप ऐसे सजा के रखिए ताकि सेम प्रॉपर्टीज वाले एक साथ एक ग्रुप में एक टेबल में आ जाए. तो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल. और इस पीरियोडिक टेबल में आप पहला क्या पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं या पढ़ चुके भी हैं आप मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या मेंडलीव क्लासिफिकेशन को ही आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहेंगे. उनका बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट. प्रॉपर्टीज में बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट उन्होंने कहा था. तो इस बात को आप देखिए कि
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब आपने समझा कि पीरियोडिक फंक्शन का उनका मतलब क्या था कि किसी एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से सजाना है, इस तरह से अरेंज करना है कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक ही बक्सा में, एक ही कॉलम में आ जाए, तो दिस इज कॉल्ड मेंडलीव पीरियोडिक फंक्शन। तो आप समझ गए। तो चलिए, जब इस आधार पर उन्होंने जो इसको कॉपी करने का मन होगा तो कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। तो इस आधार पर उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया, यानी अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, उस पीरियोडिक टेबल का क्या खासियत था? तो क्या खासियत था सर? तो इम्पोर्टेंस। तो इसमें पॉइंट क्या था कि बेस्ड ऑन किसका था? एटॉमिक वेट पर था। नहीं, क्या था? एटॉमिक वेट पर था। कितना एलिमेंट था सर? उन्होंने 63 एलिमेंट को अरेंज करके रखा था। और देखिए सर, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। उन्होंने क्या किया था कि डिफरेंट एलिमेंट के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, डिफरेंट एलिमेंट के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला उन्होंने निकाला। 63 उन्होंने कार्ड बनाया था, और सभी पर हर कार्ड में हर एलिमेंट का प्रॉपर्टीज उन्होंने लिखा, उसमें ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखा। ठीक है सर। और फिर 63 एलिमेंट्स के जो वो कार्डबोर्ड था, उस कार्डबोर्ड को सॉर्ट आउट किया। और कैसे सॉर्ट आउट किया? द एलिमेंट विथ ए सिमिलर प्रॉपर्टीज, उसको एक साथ रखा और उसको एक कॉलम वाइज उसको उन्होंने अरेंज कर दिया। सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को उसको अरेंज कर दिया। तो उन्होंने देखा कि दे आर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अरेंज्ड इन ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो ये उनका अरेंजमेंट था। इस आधार पर उन्होंने क्या किया था? कितने एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाइड किया था? 63 एलिमेंट को। अच्छा, चलिए, द हॉरिजॉन्टल कॉलम, जो वर्टिकल कॉलम था, वर्टिकल कॉलम को उन्होंने क्या कहा? ग्रुप कहा। वर्टिकल कॉलम को उन्होंने क्या कहा? ग्रुप। और ग्रुप कितना था? ग्रुप कितना था? बिल्कुल आपको पता है, 8 ग्रुप था, 8 वर्टिकल कॉलम। मॉडिफाइड वाले में हो जाएगा अपने हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो को आप क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। ऐसे जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसको रो, ऐसे वर्टिकल ग्रुप। तो हॉरिजॉन्टल कितना था? वो 7 पीरियड था। 7 पीरियड क्या था? उन्होंने क्या किया था कि रोमन, देखिए 1 to 7 वाले को ए और बी में क्लासिफाई किया था। ए को उन्होंने नॉर्मल एलिमेंट बोला था, नॉर्मल एलिमेंट कहा था, और बी को उन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट बोला, ट्रांजिशन एलिमेंट। जबकि एक जो ग्रुप था, इट कंसिस्ट 9 एलिमेंट विथ 3 रो। इसमें 3 रो था, नॉट ए और बी इसमें नहीं था। तो इस तरह से उन्होंने क्या, कितने एलिमेंट एटॉमिक वेट के आधार पर था, कितने एलिमेंट को अरेंज किया था? उन्होंने 63 एलिमेंट को अरेंज किया था। वर्टिकल कॉलम इसमें कितना है? 8 है। हॉरिजॉन्टल कॉलम कितना है? 7 है। कैसे? ए 1 to 7 वाले को ए और बी में क्लियर डिमार्केटिंग लाइन नहीं है, ए और बी उसी ग्रुप में ए और बी 2 लाइन एलिमेंट का बना हुआ है। और 8 वाले में आपका 9 एलिमेंट है और 3 रो बना हुआ है। ठीक है सर। तो ये उनके पीरियोडिक टेबल की खासियत था। ठीक है सर। तो ज़रा आप इसको देख सकते हैं क्या है। मॉडिफाइड वाले में थोड़ा सा ये है, तो चलिए देखेंगे। तो आपने देखा कि कैसे उन्होंने क्या किया कि ग्रुप 1 to 7, ये सब ग्रुप, इसको सब ग्रुप बोलते हैं। सब ग्रुप ए और बी में दोनों को क्लियर नहीं, एक ही ग्रुप को एक साइड में ए और बी दोनों के बीच में सेपरेटिंग करने वाला लाइन उन्होंने नहीं बनाया, बस एक को ए और दूसरे को बी, और सब ग्रुप उन्होंने बनाया। 8 में कोई ए बी नहीं है, लेकिन 3 रो है। ठीक है सर। तो
ये उनकी पीरियोडिक टेबल की खासियत था। और उन्होंने क्या कहा, द एलिमेंट व्हिच प्रेजेंट इन सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। उन्होंने क्या कहा, द एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप have similar properties, similar properties। तो ये बात था। अब चलिए हम इनका कुछ, इसको आपको कॉपी करना है तो कीजिए सर, इसको हम मिटा रहे हैं। कुछ मेरिट और डिमेरिट की बात कर लेते हैं कि इनका मेरिट क्या था। तो चलिए मेरिट साफ साफ पढ़े में मेरिट क्या था। तो पहला ये सिस्टमेटिक, मेंडलीव साहब का जो ये पीरियोडिक टेबल था, दिस इज द फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, यानी ये पहला सिस्टमेटिक स्टडी है एलिमेंट्स का। क्योंकि इनके पीरियोडिक टेबल की क्या खासियत था कि किसी भी एक ग्रुप के किसी भी एलिमेंट्स का हम प्रॉपर्टीज जान जाते हैं तो उस ग्रुप के दूसरे एलिमेंट का प्रॉपर्टीज का हमको मोटा मोटी आइडिया आसानी से लगा सकते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने कैसे अरेंज किया, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि एक ही बक्सा में एक ही ग्रुप में जो भी एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी सब सेम होगा, है ना। तो इस आधार पर ये आप किसी ग्रुप के एक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज आप जान जाते हैं तो उस ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज का आइडिया आपको मिल जाता था। दैट्स व्हाई दिस इज द फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। नहीं तो पहला क्या था, ये सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, पहला तो ये हो गया। पहला क्या है, सिस्टमेटिक एलिमेंट मतलब बाय नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट इन एनी ग्रुप you can predict या you can determine the properties of other element of that groups। ठीक है सर, यानी आप किसी ग्रुप के एक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज जान जाइएगा तो उस ग्रुप के दूसरे एलिमेंट का भी प्रॉपर्टीज का आइडिया आपको मिल जाएगा। नहीं तो दैट्स व्हाई दिस इज द सिस्टमेटिक स्टडी, बट दिस वाज द मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाज द फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। दूसरा इन्होंने क्या कहा था कि प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट, प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट। उस समय जितना भी एलिमेंट डिस्कवर था उसके अलावा उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कहीं कहीं कुछ जगह खाली छोड़ा था और उन्होंने कहा था कि ये एलिमेंट्स आने वाले दिनों में डिस्कवर होगा और इस एलिमेंट्स का उन्हें नाम, यानी what is the position of that element, this element in periodic table, what will be their properties, he already predicted before their discovery। तो ये भी बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था। क्या था, जैसे उन्होंने बोला था इक्का एल्यूमिनियम अपने नाम में रखा इक्का एल्यूमिनियम। इक्का एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम। हाँ, तो इक्का एल्यूमिनियम जिसको उन्होंने कहा था, ठीक है सर, वो एक्चुअल में बाद में गैलियम आया। फिर उन्होंने कहा था इक्का सिलिकन, जो बाद में पता चला वो जर्मेनियम था, है ना। वो इक्का बोरॉन, जो बाद में पता चला कि वो स्कैंडियम। तो ये उन्होंने जो जहाँ खाली जगह छोड़ा था, हाँ, वो एलिमेंट आने वाले दिनों में डिस्कवर हुआ और उसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। केवल नाम में जो था वो नाम को चेंज कर दिया गया। तो दिस वाज आल्सो ए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडलीव इन ए पीरियोडिक टेबल। तो आप क्या देखें कि इक्का एल्यूमिनियम किसको, इक्का एल्यूमिनियम का क्या मतलब, नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के नीचे एक जगह खाली छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि आने वाले दिनों में और उस जगह में, ब्लैंक जगह में उसका प्रॉपर्टीज सब कुछ उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये एलिमेंट इस जगह डिस्कवर होगा, इसका प्रॉपर्टीज ये होगा।
ठीक है। बाद में वो कौन एलिमेंट हुआ, गैलियम हुआ। वैसे ही सिलिकन के नीचे भी उन्होंने एक जगह छोड़ा और उसको उन्होंने कहा इक्का सिलिकन, या नेक्स्ट टू सिलिकन भी एक एलिमेंट डिस्कवर होगा जो आने वाला जो नेक्स्ट वो जर्मेनियम के रूप में डिस्कवर हुआ, और इसका पोजीशन बिल्कुल सही जगह था और उसका प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया वही हुआ। एंड सिमिलर टू इन केस ऑफ स्कैंडियम, एंड स्कैंडियम को उन्होंने क्या कहा था, इक्का बोरन कहा था, इक्का बोरन, देन आफ्टर इट बिकम इक्का बिकम स्कैंडियम। तो इस तरह दिस वाज आल्सो ए वेरी ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडलीफ। तीसरा था उनका करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। देखिए सर क्या बात है, आप जानते हैं कि एटॉमिक वेट जो होता है वो इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी ये होता है। तो एक एग्जांपल देखिए सर, जैसे आपको हम बेरिलियम के बारे में बताते हैं। बेरिलियम इनिशियली बेरिलियम का जो इक्विवेलेंट वेट था, 4.5 और वैलेंसी 3 था। तो इस आधार पर इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, एटॉमिक वेट निश्चित रूप से आपका 4.5 इंटू 3 कर दीजिए तो ये 13.2 ऐसे करके आ जाएगा। 13.5 ऐसे करके आ जाएगा। तो वो कितना हो गया, तो निश्चित रूप से इस आधार पर जो होना चाहिए है ना पोजीशन, वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन 12 नाइट्रोजन 14 के बीच में होना चाहिए, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ कोई जगह खाली है ही नहीं। तो या तो उनका पीरियोडिक टेबल गलत है भैया, क्या नहीं, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जगह होना चाहिए, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में वो सेट खा नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसके आधार पर जो पोजीशन होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में, वो उस जगह बेरिलियम नहीं सूट खा पा रहा है, उस जगह नहीं सूट हो रहा है। तो इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि निश्चित रूप से यहाँ कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है, उन्होंने कहा कि देखिए भाई, बेरिलियम का जो आप वैलेंसी 3 कहते हैं वो वैलेंसी 3 नहीं होगा, और इसलिए उन्होंने क्या कहा कि करेक्शन, उन्होंने क्या किया कि करेक्शन के बाद उन्होंने कहा कि देखिए जो इक्विवेलेंट वेट तो वही होगा, लेकिन वैलेंसी 3 के बदले 2 होगा। देन एटॉमिक वेट जो है उन्होंने क्या किया कि 4.5 इंटू 2 यानी ये 9, और 9 उन्होंने कहा कि दिस इज द करेक्ट एटॉमिक वेट ऑफ द बेरिलियम। और 9 के आधार पर उन्होंने जब अपने पीरियोडिक टेबल में रखा तो बिल्कुल उसका जो जगह उन्होंने जो रखा वो बिल्कुल जस्टिफाइड था, वेरीफाइड था अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द पीरियोडिक टेबल कि इंक्रीजिंग ऑर्डर भी मेंटेन है और सिमिलर वाइज बक्सा में वो एलिमेंट बेरिलियम जाके सूट करता है। इसी तरह उन्होंने सिमिलरली उन्होंने यूरेनियम का, AU का, PT का, ठीक है सर, ये सब का भी, यूरेनियम का, AU का, PT का, ये सब का भी एटॉमिक वेट को उन्होंने क्या किया, करेक्ट किया। तो ये उनका आपका क्या था, दिस इज द 3 मेन पॉइंट व्हिच ए कंट्रीब्यूशन गिवन बाय मेंडलीफ इन द फील्ड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पहला क्या था, सिस्टमेटिक स्टडी था, आप जानते ही है, पहला दिस इज द फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। दूसरा था प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी उन्होंने कुछ एलिमेंट जो आने वाले दिनों में डिस्कवर होगा उसका उन्होंने प्रेडिक्शन कर लिया था, और उसका व्हाट इज द position and what is the properties of element he were predicted before their discovery। तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, उन्होंने सारे एलिमेंट जब उनको करेक्ट करना था तो किसी का भी करेक्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं, डाउटफुल वाले को उन्होंने करेक्ट किया अकॉर्डिंग टू द प्लेसिंग
द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन देयर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखा सकता है, इसके आधार पर उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि इस एलिमेंट का ये एटॉमिक वेट ये नहीं हो करके ये होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हमने बेरिलियम का दिया, क्या दिया कि उसका जो 13.6 जो उस समय के नोन वैल्यू था एटॉमिक वेट के, उसके आधार पर जो वो जहाँ रखना चाह रहे थे वो नहीं सूट खा पा रहा था, तो उन्होंने कहा कि दिस इज एटॉमिक वेट इज डाउटफुल, और उन्होंने करेक्ट करके उन्होंने कितना कर दिया 9, और 9 के आधार पर जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल में रखा तो वो सब अपने प्रॉपर जगह पर रखा गया। इसी तरह उन्होंने यूरेनियम और AU और PT का भी करेक्शन किया था। तो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देन हम लोग इसका कुछ ड्रॉबैक का चर्चा करते हैं, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब हम लोग यदि डिमेरिट की बात करें तो डिमेरिट्स ऑफ किसका, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। तो पहला डिमेरिट की शुरुआत वहीं से होता है, कहाँ से, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन्स का यदि प्रॉपर्टीज को आप एनालिसिस कीजिएगा तो हाइड्रोजन रिजन प्रॉपर्टीज विथ बोथ अल्कली यानी वन ए ग्रुप सोडियम पोटेशियम रेडियम सीजियम फ्रांसियम से मिलता है, और हैलोजन यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन दोनों से मिलता है। तो इस कंडीशन में मेंडलीव वे आर अनएबल टू डिसाइड कि हम हाइड्रोजन को किसके साथ रखें। तो वो तो आज लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का भी था, आजकल नया पीरियोडिक टेबल बनता है तो बीच में उसको लटका दिया जाता है, नहीं तो जनरली आप देखेंगे पुराना बुक में तो वो अल्कली एलिमेंट के साथ रख दिया, तो क्वेश्चन मार्क तो वहाँ से भी था। तो खैर चलिए, हाइड्रोजन का पोजीशन मेंडलीव सायन नहीं बता पाए, तो अभी भी कौन बता दिया है, कोई नहीं बताया, बस बीच में उसको लटका दिया गया है। खैर कोई चलिए, तो दूसरा ड्रॉबैक कहता है द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। निश्चित रूप से सर, निश्चित रूप से आपको पता है कि मेंडलीव साहब क्या किए थे, अरेंज को एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के आधार पर अरेंज किए थे। तो आप आइसोटॉप्स को भी जानते हैं, व्हाट इज आइसोटॉप्स, द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट। जैसे हाइड्रोजन के केस में आप देखिए 3 आइसोटॉप्स होता है, प्रोटियम ड्यूटियम ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन को आप कहीं रख देते हैं, मान लीजिए आप रख दिए, तो फिर प्रोटियम ड्यूटियम ट्राइटियम इन 3 जगह आपको चाहिए पीरियोडिक टेबल में। तो इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था कि आप एलिमेंट्स को, तो किसी भी एलिमेंट्स को आप रख देते हैं, जैसे कार्बन के ही 3 आइसोटॉप्स है तो उसको आप रख दीजिए, 3 जगह पर रखना पड़ेगा, 12 13 14, तो तीनों को अलग अलग रखना पड़ेगा, नहीं। तो ये एक ड्रॉबैक था जो उनके पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। और तीसरा कहता है एनामोलस पेयर। इसका मतलब है एनामोलस पेयर ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब है कि वो 2 जगह बड़ी मिस्टेक उनसे हुआ। आप जानते हो कि मेंडलीव सायन के क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल का बेसिस क्या था कि एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, यानी कम वाले को पहले, ज़्यादा वाले को ज़्यादा, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको सजा करना है। और दूसरा क्या करना है कि ऐसे सजाना है कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एक साथ आ जाए, ठीक है सर। लेकिन कभी कभी उनसे क्या हुआ कि एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करने के चक्कर में, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रख दिए, और कहीं कहीं एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या किए, अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले को एक साथ रख दिए, एक बात। और दूसरी बात, कभी प्रॉपर्टीज मेंटेन करने के चक्कर में उन्होंने एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया। जैसे यहाँ देखिए, पोटेशियम है, आर्गन है और पोटेशियम, 3 आपको अटपटा बताते हैं। कोबाल्ट है, निकेल है, टेलुरियम है और आयोडीन है। तो आर्गन का 39.9 है और पोटेशियम का 39.1 है। तो पहले कौन होना चाहिए, पहले आर्गन होना चाहिए, देन पहले पोटेशियम होना चाहिए, देन आर्गन होना चाहिए, पहले कम वाला होना चाहिए, देन ज़्यादा वाला होना चाहिए। लेकिन वो प्रॉपर्टीज मेंटेन करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, द एलिमेंट विथ ए हायर एटॉमिक वेट प्लेस्ड बिफोर देन द एलिमेंट विथ लोअर एटॉमिक वेट। लोअर एटॉमिक वेट से पहले हायर एटॉमिक वेट वाले को रख दिया। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी उन्होंने क्या किया, 58.9,
ये 58.6, यानी यहाँ भी उन्होंने क्या किया, ज़्यादा वाले को पहले रख दिया, कम वाले को बाद में रखा। यहाँ भी 127.5 और 127, यानी यहाँ भी उन्होंने क्या किया, आयोडीन है, आयोडीन से टेलोरियम का क्या होना चाहिए, एटॉमिक वेट ज़्यादा है, तो वो बाद में रहता, ये पहले रख दिए। यहाँ ये बाद में रहता, ये पहले रहता, तो ये पहले रख दिए। तो ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट था, यानी कम वाला पहले, ज़्यादा वाला बाद में, कम वाला पहले, ज़्यादा वाला बाद, ये उन्होंने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया। और क्यों डिस्टर्ब किया हम बता चुके हैं, क्यों किया होगा, उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज रखने के क्रम में इसको डिस्टर्ब किया। तो एक ये बात हो गया। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। और दूसरा क्या किया उन्होंने, नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसको तीसरा जो ड्रॉबैक इनका है कि अनलाइक एलिमेंट वेयर placed together, placed in same group, अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक ग्रुप में रख दिया। जैसे आप देखिएगा, ये 1 वाले में आप जाइएगा, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, इसी में कॉपर, AgAu, बताइए ये अल्कली एलिमेंट है, अल्कली मेटल है, जो मोर एक्टिव होता है। और ये क्वाइन मेटल बोलते हैं, क्वाइन मेटल वेरी लेस एक्टिव मेटल है ना, लेस एक्टिव मेटल है। तो आप जो कहते हैं कि हम ऐसे अरेंज किए हैं कि सेम प्रॉपर्टीज़ वाले को एक साथ रखे हैं, तो दोनों डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले को एक ही आप ग्रुप में रख रहे हैं। ये अलग बात है कि दोनों के A और B में रखें, अलग अलग सब ग्रुप में रखें, हाँ, ये बीच में लाइन नहीं है, हाँ, अलग अलग सब ग्रुप में, लेकिन एक ग्रुप में आप किसको रखते हैं, मेंडलीव साइंस का क्वेश्चन है, आप उसको रखते हैं जो कि सेम प्रॉपर्टीज वाले हैं। तो ये तो बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर्टीज है, केवल मेटल है, केवल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन केवल मिलता है सर, इसमें भी लास्ट में वो एक इलेक्ट्रॉन है, इस सब में भी आपको लास्ट में एक, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज नहीं मिलता है सर। तो ये एक बातें हैं। फिर चौथा है कि लाइक एलिमेंट वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। अब कुछ सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को अलग अलग रख दिया गया। जैसे आप देखिए AU, ये 1B में रखा हुआ है ना, जबकि आपका PT प्लेटिनम का प्रॉपर्टीज AU से मिलता जुलता है ना, लेकिन दोनों को बिल्कुल अलग अलग रखा है। कॉपर का प्रॉपर्टी Hg से मिलता है, हाँ, तो आपका कॉपर का प्रॉपर्टीज Hg से मिलता है, ठीक है सर। तो कॉपर को आप यहाँ रख दिए हैं और Hg को किसी दूसरे ग्रुप में आप रख दिए, आप Hg को 2B में रख दिए हुए हैं, ठीक है सर। AU, हाँ ठीक है, 1B में ही आप कॉपर को रख दिए हैं, और जबकि 2B में आप Hg को रख दिए हैं, ठीक है सर। तो अलग अलग सेम प्रॉपर्टीज वाले को अलग अलग आप ग्रुप में रख दिए हैं। तो ये बात है। जैसे आप इसको ऐसे देख सकते हैं, देखिए हम आपके लिए यहाँ देखिए सर, यहाँ देखिए ये मॉडिफाइड वाला है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ देखिए ये आर्गन है, पोटेशियम है, देखिए यहाँ आर्गन पोटेशियम को, ये देखिए क्या है, ज़्यादा वाला पहले, कम वाला यहाँ है। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी TC और I देख रहे हैं, TE और I वाले को पहले रखा है यहाँ, यहाँ देखिए गड़बड़ी है। तो एक ये बात हो गया। फिर यहाँ देखिए कितना, देखिए ये मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये मॉडिफाइड वाला 8 ग्रुप है। लेकिन मोस्ले जो देखिएगा, जो मॉडिफाइड करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को, तो उन्होंने उस समय व्हेनेवर द मेंडलीव discovered his periodic table, at that time inert gas was not discovered. Whenever the inert gas was discovered, the all inert gas placed in a separate group, that group is called zero group. That's why the number of group become 9.
बट दिस बिकम 9 इन मॉडिफाइड मैनली पीरियड टेबल। ओरिजिनल मैनली पीरियड टेबल में 8 ही ग्रुप था, देख रहे हैं, मॉडिफाइड वाले का ये हमारे पास हाथ में है, तो ये सबको एक अलग से ग्रुप में 0 ग्रुप में रख दिया गया। तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 6 7 तक, देखिए ये 7 तक ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड है, देख रहे हैं 1 से लेकर के 7 तक सब क्या है, ए बी और ए बी में डिवाइडेड है। जबकि 8 वाला में देखिए, 8 वाला में देखिए यहाँ कितना 9 एलिमेंट है, 3 3 6 3 9, लेकिन इसमें कहीं भी ए बी नहीं है। ये हम अपने से कलम से आपको दिखाए हुए हैं, ये कोई बीच में लाइन खींचा हुआ नहीं है, ठीक है। ये भी एक ड्रॉबैक हो रहा है सर, ठीक है। तो ये फिर यहाँ वैसे ये तो 0 ग्रुप के एलिमेंट, तो इस ढंग से आपको इसको देखना है। देखिए इसमें ऐसा है कि मोसले ने क्या किया, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाइड किया। क्या मोसले ने देखा कि whenever he strike a different metal with a high speed electron and he obtained X-ray, यानी मेटल को उन्होंने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक किया और एक्सरेज बना, और एक्सरेज जो निकला उसका फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड था। यानी यहाँ ये क्या है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज, और जेड क्या था, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। और इस आधार पर उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देन एटॉमिक वेट। दैट्स वाई उन्होंने एलिमेंट्स को, जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था उसमें थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफिकेशन किया। क्या किया, आप गौर से यदि आप देख सकते हैं, ये मेंडलीफ का मोसले का मॉडिफाइड फॉर्म है, उन्हीं का है कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जस्ट देखिए लेफ्ट साइड में प्रत्येक एलिमेंट के लेफ्ट साइड के बॉटम में हैं, बॉटम में उन्होंने एटॉमिक नंबर लिखना शुरू कर दिया, सब में लिख दिया, ठीक है सर, लिख दिया। और क्यों लिखा, इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर कि उन्होंने वे डिफरेंट मेटल्स को हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक किया, और उससे जो एक्सरेज निकला उसके फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में जो कर्व बनाया, उस कर्व के आधार पर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देन एटॉमिक वेट। तो उन्होंने उसमें मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कुछ चेंजेस कर दिया, और दैट्स वाई इन मॉडिफाइड मेंडलीफ 9 ग्रुप, कितना था, 9 ग्रुप्स था, है ना। उस समय क्या हो गया, ये 0 ग्रुप फॉर इनर्ट गैस के लिए उन्होंने 0 ग्रुप बनाया। और फिर उन्होंने क्या किया, पीरियड्स आपका 7 ही था, पीरियड आपका 7 था, केवल ग्रुप का संख्या बढ़ गया। और इसमें उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के बदले मास को भी रखा, उन्होंने मास को उस बक्सा में रखा, एटॉमिक नंबर को उनके लेफ्ट साइड इन बॉटम ऑफ सिंबल के नीचे, लेफ्ट साइड में सिंबल के नीचे उन्होंने एटॉमिक नंबर को लिख करके मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का उन्होंने अरेंज किया, जो आप इस फॉर्म में देखते हैं। ये आपका मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल है, जिसमें एक 0 ग्रुप देख रहे हैं, ये उन्होंने एक बढ़ा दिया। रेस्ट सब उन्होंने क्या किया, एलिमेंट के सिंबल के बगल में देख रहे हैं, सिंबल आप यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ सिंबल लिख रहे हैं, तो उस बक्सा में एटॉमिक वेट का लिखना ये मेंडलीफ साहब का करामात था। और एलिमेंट के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में एक सिंबल के जस्ट बॉटम में एटॉमिक नंबर लिखना, ये मोसले साहब का करामात था, यानी मोसले साहब का ये कंट्रीब्यूशन था आपके लिए, ठीक है सर। तो ये हमारा कहानी है मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का। तो नेक्स्ट जो इसमें मेन कहानी क्या है सर, मेन कहानी नहीं, जो मेन आपको पढ़ना है कौन, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, ठीक है सर। तो नेक्स्ट जो हम लोग क्लास करेंगे वहाँ से आपका रियल ये चैप्टर शुरू होगा, और उसको बहुत अच्छा से हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसको तो बस ये पहला क्लास आपका था, जो 9th 10th में आप 9th क्लास में पढ़ेंगे उसको रिवाइज कर लेना है, इससे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर भी नेक्स्ट से हम लोग जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जब शुरू करेंगे तो वहाँ से इसको बहुत अच्छा से हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं।